नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 साल की बच्ची को पिता ने 2 मंजिल से फेंका है। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 5 साल की बच्ची को पिता ने 2 मंजिल से फेंक दिया। घायल बच्ची को अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। 5 साल की मासूम बच्ची, जिसे उसके पिता ने ही 2 मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 साल की ये मासूम बच्ची जो अपने ही पिता की शिकार बनी। 2 मंजिल से पिता ने अपनी 5 साल की बच्ची को नीचे फेंका, जिसके बाद तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में ले चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह कि अपनी ही बच्ची को कोई पिता बच्ची के साथ कैसे कर सकता है। 5 साल की मासूम, किस बात की ऐसी नाराजगी थी जो गुस्सा बच्ची पर उतरा। 2 मंजिल से नीचे फेंका इस बच्ची को। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने भी इस घटना के बाद आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची को उसके ही पिता ने 2 मंजिल से नीचे फेंका। घायल हुई बच्ची, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस ने भी आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस मासूम का क्या दोष था जो उसके पिता ने 2 मंजिल से नीचे इस बच्ची को फेंक दिया। अलवर से संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, एक अहम बात तो यही है कि खुद कोई पिता अपनी बच्ची को ऐसे कैसे फेंक सकता है 2 मंजिल ऊपर से। सबसे पहले जानना चाहेंगे बच्ची की हालत कैसी है और वजह क्या थी। देखिए, बच्चे के सिर में चोट आई है और अभी खतरे से बाहर है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों ने उसे देखा है, इलाज भी कर रहे हैं। कुछ कोतवाल पहुंचे हैं, पुलिस के दूसरे लोग पहुंचे हैं और बच्ची को उसकी माँ और दादा ने उसे भर्ती कराया। अभी बच्ची ठीक है, ये कह सकते हैं खतरे से बाहर है। लेकिन गृह क्लेश को लेकर पिता द्वारा बच्ची को इस तरह फेंक देना कितना अमानवीय हो सकता है और एक पिता जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है, बड़ा सवाल है। गृह क्लेश है, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था और पत्नी के साथ झगड़ा होने के बाद दूसरी मंजिल पर ये लोग थे। बच्ची वहीं पर थी, कोई बात हुई, उसके बाद बच्चे को नीचे फेंक दिया। काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। बच्ची को जैसे लेकर अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी जो है पिता, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे थाने ले जाया गया है। अश्विनी, ये जो आरोपी है नशे में तो नहीं था उस वक्त? देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी नशे में लग रहा है। हालांकि जांच के बाद पता हो सकेगा कि उसने कितना नशा किया है और कौन सा नशा किया है। पुलिस का ये कहना है कि वो कुछ नशे में है। अभी पुलिस मेडिकल कराने के बाद कह सकेगी कितना किया है। लेकिन छोटी चीज पर, घरेलू क्लेश पर इस तरह की घटनाएं होना, बच्चे हिंसा का शिकार होना बड़ी बात है। जी बिल्कुल अश्विनी, और सवाल तो यही है कि अगर माता पिता झगड़ा करे, किसी भी बात की नाराजगी हो, लेकिन गुस्सा बच्चों पर उतरे और इस कदर कि 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया जाए। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे इस मामले को लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इधर दक्षिण में उत्तर तलाशती भाजपा। जी हां, 6 अप्रैल को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में मतदान है। तीनों राज्यों के 404 विधायकों के निर्वाचन के लिए मतदान होने जा रहे हैं। तीनों राज्यों में 28 से 30 राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर की भी पार्टियां सक्रिय हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस तीनों राज्यों में चाहती है अपनी पैठ बनाना। भाजपा से पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं यहाँ, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी मैदान में है। तमिलनाडु में मुख्य तौर पर मुकाबला अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच है। इनमें पिछले 10 साल से तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक का ही शासन रहा है। पिछले अगर 10 साल की बात करें, इधर ओपिनियन पोल में भी अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनती दिख रही है। जहां केरल में माकपा हासिल करती दिख रही है आसान जीत, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर मुश्किल में है। जबकि भाजपा ने मेट्रो मैन ई श्रीधरन को तलाशी भविष्य की संभावनाएं यहाँ पर उतार दिया है मैदान में। इसी तरह पुडुचेरी में भी भाजपा कांग्रेस के बागियों से मिलकर यहां सरकार बनाना चाहती है। भाजपा की दीर्घकालिक योजना है 2024 के संसदीय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की, कि 2024 में जीत सुनिश्चित किया जाए। लेकिन उससे पहले साउथ को साधना, यानी दक्षिण को साधना यहाँ पर जरूरी है और इसीलिए जो दिग्गज पार्टियां हैं वो इसी कवायद में लगी हुई है। 6 अप्रैल को एक ही फेज में तीनों जगह चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, यहां मतदान होना है और तीनों राज्यों के कुल 404 विधायकों के निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया होगी। तीनों राज्यों में 28 से 30 राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर की भी पार्टियां यहां पर सक्रिय हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस तीनों राज्यों में अपनी पैठ बनाना चाहती है। भाजपा से पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ यहाँ स्टार प्रचारक है, लगातार रैलियां कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी यहाँ मैदान में है।
इधर तमिलनाडु में मुख्य तौर पर मुकाबला अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच ही हमेशा रहा है और इनमें पिछले 10 साल से तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक का शासन है। ओपिनियन पोल में भी अन्ना द्रमुक और भाजपा गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। अब बात अगर केरल की करें, जहां माकपा हासिल करती दिख रही है यहाँ पर आसान जीत, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर मुश्किल में है। जबकि भाजपा ने मेट्रो मैन ई श्रीधरन को उतारा है, तलाशी भविष्य की संभावनाएं यहाँ पर तलाश रहा है। श्रीधरन को मैदान में उतारा गया है, इसमें कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित करने की कोशिश है, लेकिन फायदा दिखता अभी फिलहाल अगर ओपिनियन पोल की बात माने उस पर नजर डाला जाए तो संभावना कम नजर आती है। इधर पुडुचेरी में भी भाजपा कांग्रेस के बागियों से मिलकर सरकार बनाना चाहती है और भाजपा की दीर्घकालिक योजना है कि 2024 के संसदीय चुनाव में जीत सुनिश्चित की जाए। इधर असम में बघेल करेंगे कांग्रेस की नैया पार। कांग्रेस गठबंधन अब सत्ताधारी दल भाजपा को टक्कर दे रहा है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की साइलेंट रणनीति यहां पर कारगर रही। स्थानीय नेताओं को बूथ प्रबंधन और वोटर्स को अपने पक्ष में करने में ये सफल रहे हैं। बघेल के दम पर असम में भाजपा की जीत को बदलने की भी करीब पहुंच चुकी है यहाँ पर कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने बघेल की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर असम का टास्क दिया था और बघेल ने 1 साल में असम में कांग्रेस की चुनावी मशीनरी को स्थापित किया है। अगर कांग्रेस गठबंधन असम में जीत हासिल करने में कामयाब रहा तो भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के नए सितारे बनकर उभरेंगे और कांग्रेस पार्टी में हाईकमान के मुख्य रणनीतिकार बनकर आएंगे सामने। जिस तरह से जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और 1 साल में उन्होंने तस्वीर बदली है असम में कांग्रेस की, तो अब असम में बघेल ही करेंगे कांग्रेस की नैया पार, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन अब सत्ताधारी दल भाजपा को कड़ी टक्कर यहाँ पर दे रहा है। इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है असम में। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की साइलेंट रणनीति यहाँ पर कारगर रही है। स्थानीय नेताओं को बूथ प्रबंधन और वोटर्स को अपने पक्ष में करने में वो सफल भी रहे हैं। इधर बघेल के दम पर असम में भाजपा की जीत को बदलने के लिए करीब पहुंच गई है कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने बघेल की कार्यप्रणाली से ही प्रभावित होकर उन्हें असम का टास्क दिया था। बघेल ने 1 साल में असम में कांग्रेस की चुनावी मशीनरी को भी स्थापित किया। अगर कांग्रेस गठबंधन असम में जीत हासिल करने में कामयाब रहा तो भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के नए सितारे बनकर उभरेंगे, ये तय है, और कांग्रेस पार्टी में हाईकमान के मुख्य रणनीतिकार बनकर सामने आएंगे भूपेश बघेल। ममता का गढ़ ढहाने मोदी कर सकते हैं पदयात्रा। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन कोलकाता और आसपास क्षेत्र में एक भी सीट नहीं मिली थी। ममता का सशक्त गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता पर भाजपा की नजर है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा सेंधमारी की योजना बना रही है और इस योजना में सर्वे सर्वा हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलकाता की सड़कों पर 2 पदयात्रा कर वोट मांग सकते हैं मोदी। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए साबित हो जाएगा ये मास्टर स्ट्रोक। अगर ऐसा किया जाता है तो, और माना यही जा रहा है, क्योंकि कामयाबी तभी मिलेगी जब सेंधमारी यहाँ पर ममता के गढ़ पर होगी और ये मोदी की ही कर सकते हैं अपनी पदयात्रा से। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहां से एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली। ममता का सशक्त गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता पर इस बार भाजपा की नजर है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा सेंधमारी की योजना बना रही है और इस योजना में सर्वे सर्वा हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलकाता की सड़कों पर 2 पदयात्रा कर वोट मांग सकते हैं मोदी, और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा। कोरोना भय के बीच केरल विधानसभा चुनाव। नारियल की धरती केरल को झकझोर रखा है कोरोना ने। करीब 1 साल से गायब है पर्यटकों की रौनक, तो वहीं नारियल और केले के भी दाम यहां पर जमीन पर है। इस बीच चुनावी मैदान में भी रंगत नजर आ रही है फीकी। कई प्रत्याशी कोरोना ग्रसित होने के कारण बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर हैं। इधर मतदान से मात्र 3 दिन पहले विभिन्न दलों के कार्यकर्ता बीमार हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में देश में नंबर 1 केरल कोरोना की दूसरी लहर से भयभीत है। हालांकि चुनावी चौसर में एलडीएफ और यूडीएफ मुख्य तौर पर आमने सामने है। केरल में कई वर्षों से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की अदला बदली होती रही है, लेकिन इस बार ये सिलसिला टूटता नजर आ रहा है। एलडीएफ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है केरल में, लेकिन अब जैसे जैसे मतदान करीब है, 21 फेज में केरल में चुनाव होना है। 6 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कोरोना भय के बीच ही केरल विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि नारियल की धरती है केरल जिसे कोरोना ने झकझोर कर रखा हुआ है। 1 साल से गायब है पर्यटकों की रौनक यहाँ पर, वहीं नारियल और केले के भी दाम यहाँ पर जमीन पर आ चुके हैं। चुनावी मैदान में भी रंगत फीकी नजर आ रही है जितना उत्साह होना चाहिए था। कई प्रत्याशी कोरोना ग्रसित होने के कारण बिस्तर पर रहने को मजबूर है केरल में। तो इधर मतदान से मात्र 3 दिन पहले विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भी बीमार हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में देश में नंबर 1 केरल कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह से प्रभावित है, भयभीत है। हालांकि चुनावी चौसर में एलडीएफ और यूडीएफ मुख्य तौर पर आमने सामने रहे हैं और केरल में कई वर्षों से देखा गया है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की अदला बदली होती रही है, लेकिन इस बार ये सिलसिला टूटता हुआ नजर आ रहा है। एलडीएफ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती लग रही है।
क्या भाजपा को टक्कर देने के लिए बनेगा नया यूपीए? नए यूपीए को ममता बनर्जी प्रदान कर सकती है नेतृत्व। भाजपा के तौर तरीकों से संपूर्ण विपक्ष आशंकित है। जिस प्रकार भाजपा सभी जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ उपयोग कर रही है, विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने सहित भाजपा से जुड़ने का भी दबाव बना रही है। और ऐसी स्थिति में यूपीए सेकंड पर विपक्ष गंभीरता से विचार कर रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों पर राजनीति में हलचल बढ़ेगी। और हालांकि यूपीए सेकंड में गांधी परिवार के रोल को लेकर भी कुछ भी कहना अभी हालांकि मुश्किल होगा, क्योंकि सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं और राहुल को लेकर सभी एकमत यहां पर फिलहाल नहीं है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, एकजुट हो सकते हैं, ये महागठबंधन बन सकता है। सवाल ये है कि क्या भाजपा को टक्कर देने के लिए ही नया यूपीए बनेगा? नए यूपीए को ममता बनर्जी नेतृत्व भी प्रदान कर सकती है। भाजपा के तौर तरीकों से संपूर्ण विपक्ष आशंकित है और जिस प्रकार भाजपा सभी जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ उपयोग कर रही है, विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने सहित भाजपा से जुड़ने का भी यहाँ पर दबाव बना रही है। और ऐसी स्थिति में यूपीए सेकंड पर विपक्ष गंभीरता से विचार तो कर रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राजनीति में हलचल भी बढ़ेगी, ये भी तय है। हालांकि यूपीए सेकंड में गांधी परिवार के रोल को लेकर भी कुछ कहना अभी हालांकि मुश्किल होगा, क्योंकि सोनिया गांधी अस्वस्थ है और दूसरी तरफ राहुल को लेकर सभी एकमत फिलहाल नहीं। रेलवे दे रहा रिफंड, एयरलाइंस कदम खींच रही है पीछे। पिछले साल कोरोना के चलते जो ट्रेनें या फ्लाइट रद्द हुई थी, उनके यात्रियों को अब तक झेलनी पड़ रही है परेशानी। हालांकि रेलवे खुद के द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के टिकट का रिफंड दे रहा है। अब तक करीब प्रदेश के 3 लाख रेल यात्रियों को रिफंड दिया गया है और इस पेटे करीब 63 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में दी जा चुकी है। हालांकि अभी भी एमएसटी और क्वार्टर सीजन टिकट की राशि रिफंड नहीं की गई और ऐसे में करीब 2,500 लोगों की टिकट की 10 लाख की राशि बकाया है। वही रिफंड करने में एयरलाइंस भी कंजूसी दिखा रही है। जयपुर की बैंकॉक की थाई एयरवेज को सर्वाधिक बकाया राशि है। गो एयर, स्पाइस जेट और एयर इंडिया रिफंड करने में पीछे नजर आ रही है। 550 यात्रियों के करीब 11 करोड़ 50 लाख राशि के टिकट यहां पर रिफंड अब तक नहीं किए गए। हालांकि इंतजार जरूर किया जा रहा है। एक तरफ तो रेलवे यहां पर रिफंड दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एयरलाइंस जो है वो कदम पीछे खींचती नजर आ रही है। पिछले साल कोरोना के चलते जो ट्रेनें रद्द हुई थी, जो फ्लाइट रद्द हुई थी, उनके यात्रियों को अब तक झेलनी पड़ रही है परेशानी। हालांकि रेलवे खुद के द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के टिकट का तो रिफंड दे रहा है और अब तक करीब प्रदेश के 3 लाख रेल यात्रियों को रिफंड दिया गया है। अब इस पेटे करीब 63 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में तो दी गई है। हालांकि अभी भी एमएसटी और क्वार्टर सीजन टिकट की राशि नहीं की गई है रिफंड और ऐसे में करीब 2,500 लोगों की टिकट की 10 लाख की राशि फिलहाल बकाया है। वे रिफंड करने में एयरलाइंस भी कंजूसी दिखा रही है। जयपुर से बैंकॉक की थाई एयरवेज पर सर्वाधिक बकाया राशि है। गो एयर, स्पाइस जेट और एयर इंडिया रिफंड करने में भी पीछे नजर आ रही है। 550 यात्रियों के करीब 11 करोड़ 50 लाख की राशि के टिकट रिफंड अब तक नहीं किए गए हैं, जिसका यात्री इंतजार कर रहे हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर है। पाकिस्तान के 8 वर्षीय करीम को घर के करीब लाया है बीएसएफ। जी हां, गलती से सरहद पार की तो बीएसएफ ने मानवता का परिचय यहां पर दिया। सीमा को पार कर भारत आए मासूम को उसके वतन यानी उसके पाकिस्तान वापस भेजा है। पाक से बाखासर बॉर्डर में भारत आया था ये मासूम करीम। सुरक्षा बलों ने रोते हुए मासूम को पहले खाना खिलाया, उसे सांत्वना दी। 2 घंटे में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर उसे पाक भेजा है। हालांकि बाड़मेर का किशोर गेमरा राम भी पाक जेल में है। करीम की तरह उसे भी छोड़ने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक गेमरा राम मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन मानवता बीएसएफ ने जरूर दिखाई है, जिस तरह से इस 8 वर्षीय करीम को उसके घर भेजा गया है, बीएसएफ द्वारा भेजा गया। पाकिस्तान का है ये 8 वर्षीय करीम, गलती से सरहद पार इसने की। बीएसएफ ने मानवता का परिचय इस दौरान दिया। सीमा को पार कर वो भारत आया था और ऐसे में उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया है। पाक से बाखासर बॉर्डर में भारत आया था ये मासूम करीम। सुरक्षा बलों ने रोते हुए मासूम को देखा तो उसे पहले खाना खिलाया, उसे सांत्वना दी। 2 घंटे में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर उसे पाक भेजा है। हालांकि बाड़मेर का किशोर गेमरा राम भी पाक जेल में बंद है। करीम की तरह उसे भी छोड़ने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक गेमरा राम मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है। 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। केंद्र के मुताबिक 77.91 एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब इसमें शामिल है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा में भी केस बढ़े हैं। 31 मार्च तक 90% केस और 90.5% मौतें इन 11 राज्यों में हुई हैं। कोरोना से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं ये सभी राज्य, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है राज्य सरकारों की तरफ से। कुल 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ा है कोरोना का प्रकोप। केंद्र के मुताबिक 77.91 एक्टिव केसेस हैं सिर्फ 5 राज्यों में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब इसमें शामिल है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा में भी केस बढ़े हैं।
31 मार्च तक 90% केसेस बढ़े हैं, तो वहीं 90.5% मौतें इन 11 राज्यों में हुई है। कोरोना से बचने के लिए उपाय यहां पर कर रहे हैं ये सभी राज्य। चुनाव के मौके पर प्रमुख नेताओं के यहां आयकर के छापे। एमके स्टालिन की बेटी दामाद के यहां भी छापे पड़े हैं। कुल 28 ठिकानों पर आयकर विभाग का तलाशी अभियान जारी है और इनमें स्टालिन की बेटी सेंतम राय के 4 ठिकाने भी शामिल हैं। सेंतम राय के पति सबरीसन चुनाव में स्टालिन के सहयोगी हैं। सबरीसन के मित्र लोटस बाला, द्रमुक सांसद अन्नादुराई, द्रमुक विधायक एमके मोहन के पुत्र के यहां भी छापे पड़े हैं। स्टालिन ने कहा, इन छापों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो चुनाव के पहले, मतदान के पहले छापे की कार्रवाई की गई है। चुनाव के मौके पर प्रमुख नेताओं के यहाँ आयकर के ये छापे पड़े हैं। एमके स्टालिन की बेटी और दामाद के यहाँ भी छापे की कार्रवाई की गई है। कुल 28 ठिकानों पर आयकर विभाग का तलाशी अभियान फिलहाल जारी है और इनमें स्टालिन की बेटी सेंतम राय के 4 ठिकाने भी शामिल हैं। सेंतम राय के पति सबरीसन चुनाव में स्टालिन के सहयोगी, सबरीसन के मित्र लोटस बाला, द्रमुक सांसद अन्नादुराई, द्रमुक विधायक एमके मोहन के पुत्र के यहाँ भी छापे पड़े हैं। स्टालिन ने इन छापों की कार्रवाई को लेकर कहा कि इन छापों से हम डरने वाले नहीं। ब्रेक के बाद अब बात सैटरडे चुनावी गपशप की। चुनाव राजसमंद में रिमोट कंट्रोल नाथद्वारा में। जी हां, नाथद्वारा और राजसमंद आपस में सटे हैं। नाथद्वारा में ही स्थापित है कांग्रेस की चुनावी रणनीति का कंट्रोल रूम। देवकी काका के होटल बनी है सियासी सियासत का केंद्र। दिग्गज नेताओं ने भी राजसमंद के लिए प्रचार में पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। तो चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जिस तरह से तैयारियां यहां पर चल रही हैं, चुनाव राजसमंद में हो रहे हैं। रिमोट कंट्रोल नाथद्वारा में नजर आ रहा है। नाथद्वारा और राजसमंद आपस में सटे हुए हैं। नाथद्वारा में ही स्थापित है कांग्रेस की चुनावी रणनीति का कंट्रोल रूम। देवकी काका के होटल बनी हुई है यहाँ पर सियासी सियासत का केंद्र। वहीं दिग्गज नेताओं ने भी राजसमंद के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। इधर केकड़ी की सियासत सहाड़ा में केकड़ी के दिग्गजों ने यहां डेरा डाल दिया है। केकड़ी विधायक चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार हैं। उन्हीं के अनुसार सहाड़ा की बन रही है पूरी चुनावी रणनीति। बीजेपी ने भी केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को समर में उतारा है। स्वजातीय वोटों की फेर में दोनों दलों की यह रणनीति है, लेकिन पंडा परिवार के मैदान में होने से गौतम के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। परंपरागत कांग्रेसी रहे ब्राह्मण वर्ग के वोटों में सेंध लगाना आसान नहीं है। फिर सियासत में अपने वर्ग के बीच डॉक्टर रघु शर्मा यहाँ पर बड़े नेता है, तो रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। तीनों उपचुनाव जीतने की यहाँ पर कोशिश रहेगी और इसी के तहत केकड़ी की सियासत सहाड़ा में हो रही है। केकड़ी के दिग्गजों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। केकड़ी विधायक चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार हैं। उन्हीं के अनुसार सहाड़ा की पूरी चुनावी रणनीति यहाँ पर बन रही है। बीजेपी ने भी केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को समर में उतारा है। स्वजातीय वोटों के फेर में दोनों दलों की ये रणनीति है, लेकिन पंडा परिवार के मैदान में होने से गौतम के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। परंपरागत कांग्रेसी रहे ब्राह्मण वर्ग के वोटों में सेंध लगाना आसान नहीं है। फिर सियासत में अपने वर्ग के बीच डॉक्टर रघु शर्मा है बड़े नेता। 10 अप्रैल को बंद रहेंगे प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिन की यह हड़ताल है। पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल पर वैट दर की मांग की गई है। सभी जिलों में पेट्रोल डीजल की समान दर करने की मांग है। मांगे नहीं मानने पर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल यहां पर करेंगे। तो 10 अप्रैल को पेट्रोल पंप प्रदेश भर के बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर ही अभी फिलहाल एक दिन की यह हड़ताल है। पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल पर वैट दर की इनकी मांग है और इसी के तहत ही 10 अप्रैल को पेट्रोल पंप प्रदेश में बंद रखे जाएंगे। सभी जिलों में पेट्रोल डीजल की समान दर करने की इनकी मांग है और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। क्या भारत सरकार रोक सकती है वैक्सीन का निर्यात? शायद नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन पर पड़ेगा इसका दुष्प्रभाव। 75 देशों सहित विशेषकर अफ्रीकी देशों पर इसका असर पड़ेगा। वैसे भारत सरकार एक अजीब सी दुविधा का इस वक्त सामना कर रही है। अन्य देशों में निर्यात बंद कर देश में ही वैक्सीनेशन को यहाँ पर विस्तृत करना चाहिए, लेकिन अगर भारत ने निर्यात पर रोक लगाई तो वैक्सीनेशन अभियान को यहाँ पर नुकसान होगा। और इसलिए ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या भारत सरकार रोक सकती है वैक्सीन की निर्यात? लेकिन इस सवाल का जवाब यही है, शायद नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये तय है। 75 देशों सहित विशेषकर अफ्रीकी देशों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वैसे भारत सरकार एक अजीब सी दुविधा का इस वक्त सामना कर रही है। अन्य देशों में निर्यात बंद कर देश में ही वैक्सीनेशन को करना चाहिए था विस्तृत, लेकिन अगर भारत ने निर्यात पर रोक लगाई तो वैक्सीनेशन अभियान को नुकसान होगा। तो देश में ही वैक्सीनेशन को विस्तृत करना चाहिए, अन्य देशों में निर्यात बंद कर ऐसा कर सकती है केंद्र सरकार। लेकिन एक अहम सवाल इसलिए यहां पर उठ रहा है क्योंकि इसे
रोका नहीं जा सकता है। फिलहाल वैक्सीन का निर्यात जो कर रहा है भारत, उसे रोक नहीं सकते हैं। वैक्सीनेशन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। 75 देशों सहित विशेषकर अफ्रीकी देशों पर इसका असर पड़ना यहां पर लगभग तय है। वैसे तो भारत सरकार एक अजीब सी दुविधा का इस वक्त सामना कर रही है। अन्य देशों में निर्यात बंद कर देश में ही वैक्सीनेशन को विस्तृत करना चाहिए, लेकिन अगर भारत ने निर्यात पर रोक लगाई तो वैक्सीनेशन अभियान को इससे नुकसान होगा और इसलिए इस निर्यात पर रोक नहीं लगाई जा सकती। महंगाई की स्थिति पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। महंगाई में ज्यादातर लोगों के घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आमदनी पहले ही कम है, ऊपर से अनाप शनाप बढ़ती कीमतें। खाने पीने के सामान, फल सब्जी, ईंधन सब कुछ महंगा हो चुका है। खुदरा महंगाई दर फरवरी में 3 माह के उच्च स्तर पर यानी 5% पर पहुंच चुकी है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक भी 27 माह के उच्च स्तर पर 4.2% है। तमाम खाद्य वस्तुएं औसतन 1.5 गुना महंगी है। बेरोजगारों की स्थिति विकट है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डावाडोल हो चुकी है, यानी स्थिति पूरी तरह से खराब है। महंगाई की स्थिति पर टाइम्स ऑफ इंडिया की अहम रिपोर्ट है। महंगाई में ज्यादातर लोगों के घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आमदनी पहले ही कम हो चुकी है। कोविड-19 का ये असर है, ऊपर से अनाप शनाप यहाँ पर बढ़ती कीमतें, खाने पीने के सामान, फल सब्जी, ईंधन सब कुछ महंगा हो रहा है। कमाई नहीं हो पा रही है। खुदरा महंगाई दर फरवरी में जहां 3 माह के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, यानी 5% पर यह पहुंच चुकी है। इधर थोक मूल्य सूचकांक भी 27 माह के उच्च स्तर पर यानी 4.2% पर है। तमाम खाद्य वस्तुएं औसतन 1.5 गुना महंगी हो चुकी है। बेरोजगारों की स्थिति विकट है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डावाडोल है। और एक बार फिर पलटा है पाकिस्तान। कुछ दिन पहले भारत से कपास लेने के लिए राजी हुआ था पाक, लेकिन अचानक इमरान ने फैसला पलटते हुए रोक लगा दी। हालांकि इमरान के इस फैसले से पाक के कपड़ा उद्योग कारोबारी बेहद निराश है। भारत से कपास आयात पाक के व्यापक हित में कारोबारियों ने बताया है। पाकिस्तान में फिलहाल अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास आयात हो रहा है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि उसे पाक तक पहुंचने में 2 माह तक का वक्त लग जाता है, जबकि भारत से यही कपास कम दामों पर पहुंच जाता है महज 2 से 3 दिन में। और इसी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर इमरान खान के इस फैसले का विरोध यहाँ पर लगातार कर रहा है और विरोध का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान पलटा है। कुछ दिन पहले ही भारत से कपास लेने के लिए राजी हुआ था पाक, लेकिन अचानक इमरान ने फैसला पलटते हुए रोक लगा दी है। हालांकि इमरान के इस फैसले से पाक के कपड़ा उद्योग कारोबारी बेहद निराश हुए हैं। भारत से कपास आयात पाक के व्यापक हित में बताया है कारोबारियों ने। पाकिस्तान में फिलहाल अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास आयात हो रहा है, लेकिन जो न सिर्फ महंगा है बल्कि उसे पाक तक पहुंचने में 2 माह तक का वक्त लग जाता है, जबकि यही भारत से कपास कम दामों पर पहुंच जाता है, वो भी महज 2 से 3 दिन में। और इसी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर इमरान खान के इस फैसले का विरोध कर रहा है। और लगातार विरोध इसी वजह से, क्योंकि वक्त भी कम लग रहा है और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर कम है। उसके बावजूद इमरान ने जिस तरह से पहले फैसला लिया, हरी झंडी दी, लेकिन एक बार फिर से अपने ही बयान से पलटा है, अपने ही फैसले से पलटा है पाकिस्तान। कुछ दिन पहले भारत से कपास के लिए पाक राजी हो चुका था, लेकिन अचानक इमरान ने फैसला पलटते हुए यहाँ रोक लगा दी है। हालांकि इमरान के इस फैसले से पाक के कपड़ा उद्योग कारोबारी बेहद निराश है, क्योंकि भारत से कपास आयात पाक के व्यापक हित में है, ये कारोबारियों ने बताया। और इसलिए अब कारोबारियों की नाराजगी इमरान के प्रति है। पाकिस्तान में फिलहाल अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास आयात तो हो रहा है, लेकिन ये न सिर्फ महंगा है बल्कि इसे पाक तक पहुंचने में भी करीब 2 माह का वक्त लग जाता है। जबकि यही कपास अगर भारत से निर्यात हो, एक्सपोर्ट होगा तो ये कपास कम दामों पर पहुंच जाएगा, और वो भी महज 2 से 3 दिन में। और इसलिए कारोबारी चाहते हैं कि इसे भारत से लाया जाए, इंपोर्ट किया जाए। और इसी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर इमरान खान के इस फैसले का विरोध कर रहा है। भारत और रूस के रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं है। गत वर्ष भी मोदी और पुतिन के बीच नहीं हो पाई थी शिखर बैठक, तभी दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर अटकलें भी शुरू हुई थी। लेकिन अब जो संकेत से लग रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 5-6 अप्रैल को दिल्ली से जाएंगे सीधे पाकिस्तान। यदि सब कुछ ठीक होता है तो दिल्ली से सीधे पाकिस्तान नहीं जाते लावरोव। 2012 के बाद किसी रूसी विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा होने जा रही है, और साथ ही पहली बार कोई रूसी मंत्री एक साथ करेगा भारत और पाकिस्तान की यात्रा। संभवतः क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मजबूत होने के बाद ही रूस अब मुखर होता नजर आ रहा है, और अब वो चीन के माध्यम से पाक से रिश्ते मजबूत करने की ओर ध्यान दे रहा है। लेकिन 2012 के बाद किसी विदेश मंत्री की पहली ये पाकिस्तान यात्रा है।
और ये साफ इसका असर कहीं ना कहीं भारत और रूस के रिश्तों पर पड़ेगा। और ये इसलिए माना जा रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रहेगी जो कभी पहले हुआ करती थी। गत वर्ष भी मोदी और पुतिन के बीच शिखर बैठक नहीं हो पाई थी, तभी दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर अटकलें शुरू हो गई थी कि पहले जैसी बात नहीं रह गई है, पहले जैसे रिश्तों में मजबूती नहीं रह गई है, कुछ खटास आती नजर आ रही है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली से सीधे पाकिस्तान जाएंगे। यदि सब कुछ ऐसा ही होता है तो दिल्ली से सीधे पाकिस्तान नहीं जाते हैं लावरोव। 2012 के बाद किसी रूसी विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। अगर रिश्तों में मजबूती होती और पहले जैसे बात होती तो शायद भारत के बाद पाकिस्तान का ये दौरा इनका नहीं होता जो कि इस बार हो रहा है। और ऐसे में ही माना जा रहा है कि दोनों के बीच में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।